Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology mentor. स्टार्ट किया हुआ था हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर, जिसमें फर्स्ट फील्ड दैट इज एग्रीकल्चर को हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था। और सेकंड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हम किस में पढ़ रहे थे बेटा? मेडिसिन की फील्ड में पढ़ रहे थे। मेडिसिन की फील्ड में हमको 3 टॉपिक्स मेजरली कवर करने थे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा जीन थेरेपी। तो उसके पहले मैं आपको जीन थेरेपी समझा देती हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सेकंड हम मेडिसिन की फील्ड में कौन सी एप्लीकेशन ले रहे हैं? जीन थेरेपी। हमको कौन सी हेडिंग पढ़नी है एनसीईआरटी की? जीन थेरेपी। ये मैं अभी आपको एनसीईआरटी भी पढ़ा दूंगी। पहले हम समझते हैं कि जीन थेरेपी में हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये बताओ बेटा, ये जीन थेरेपी हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जीन थेरेपी इन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। हम मेडिसिन की फील्ड में, फील्ड होती है ये पूरी बेटा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मेडिसिन की फील्ड में हम एक बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके एक चीज़ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। नाम को तोड़ो, जीन के लेवल पे थेरेपी करना चाहते हैं आप, मतलब कोई ना कोई बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। थेरेपी मतलब क्या होता है? थेरेपी मतलब होता है हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो हम केस पढ़ने वाले हैं, अब हम बहुत सारी जीन थेरेपीज करते हैं, ये जो हम केस पढ़ने वाले हैं, दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर, हम एक जेनेटिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। इस जेनेटिकल डिसऑर्डर का नाम क्या है बेटा? इस जेनेटिकल डिसऑर्डर का नाम है SCID। क्या नाम है? SCID। इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। ये एक बीमारी है बेटा SCID, जिसे एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो कंबाइंड एक्वायर्ड इम्यूनो, क्या बोल रही हूँ मैं, डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। एड्स क्या होता है? कभी कभी कितनी सिंपल चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं ब्रेन में। एड्स क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें भी क्या होता है? इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक वैसे SCID में भी क्या होता है बेटा? इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो भी बच्चे अच्छे से ह्यूमन हेल्थ पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, हमने इम्यूनिटी के लेक्चर भी लगाए हुए हैं, क्लास में भी अच्छे से समझा है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी होना अलग बात है एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होना अलग बात है। ये सब चीज़ें हम अच्छे से जानते हैं, हमने डिसऑर्डर्स में अच्छे से पढ़ा है। जो हम बोलते हैं कि हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ते हैं हम, उसमें तो क्या होता है? इम्यून सिस्टम की वजह से कोई गलती हो जाती है, और इम्यूनो डेफिशिएंसी में इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ जाता है। तो ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जैसे कि एड्स एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। वैसे ही बेटा एक डिसऑर्डर होता है SCID। हर डिसऑर्डर के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, किसी तो रीज़न से डिजीज़ हो रहा होगा। ये डिजीज़ क्यों हुआ है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADA एंजाइम। सारी फुल फॉर्म्स आप ऐड करते जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर आपने पूरे क्लास 12th के एक साथ लिखे हुए हैं, सारे के सारे फुल फॉर्म्स, ध्यान है सबको, ठीक है। तो ADA एक एंजाइम है बेटा, उसकी कमी से SCID हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा? ADA की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम हो गया एडेनोसिन डीएमिनेज। तो यहाँ से A उठाया है, यहाँ से D, और फिर से ये वाला A उठाया है, ADA एंजाइम। अगला क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में कि मैम ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? दिस इज प्रेजेंट इन लिम्फोसाइट। कहाँ पाया जाता है बेटा? लिम्फोसाइट्स में। B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट आपको याद होगा, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ WBC। क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ WBC। और लिम्फोसाइट आपको पता है ना, WBC
ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट ही तो होते हैं बेटा जो आपको एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं। अब तुम बोलोगे मैम ये सब आप क्या बोल रहे हो, बेटा मेरी आदत है, आपको पता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसको हम रिवाइज करते रहते हैं, बार बार जहाँ पर भी आता है लिखते रहते हैं, बस इसलिए हम लिख रहे हैं कि इस चैप्टर में यहाँ पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रही हूँ ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, आपको एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं, तो ठीक है हमने वो लिख दिया। अब तुम सोचो लिम्फोसाइट में एक एंजाइम है, खास एंजाइम एडीए एंजाइम, वो उसके पास नहीं है तो वो अच्छे से इम्यूनिटी नहीं दे पाएगा, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी और एससीआईडी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जब भी बेटा एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम क्या करता है तुम खुद ही सोचो, एंजाइम किसी न किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, मतलब किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। एंजाइम का काम क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स बोल रही हो आप, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होना। अगर वो एंजाइम नहीं होगा तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, यानी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये एंजाइम नहीं होने की वजह से ये जो एससीआईडी हो रहा है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, क्योंकि ये एंजाइम के नहीं होने की वजह से हो रहा है, यानी एक रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा एडीए एंजाइम का जो जीन है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीए एंजाइम जीन, ये जो एडीए एंजाइम का जीन है, एडीए एंजाइम का जो जीन है, जीन ऑफ एडीए एंजाइम इज आइदर डिफेक्टेड या फिर डिलीटेड, कोई ऐसी चीज़ हो गई है बेटा जिससे जितना एडीए बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, या तो एडीए नहीं बन रहा, या एडीए कम बन रहा है, या फिर एडीए डिफेक्टेड बन रहा है। तो इसीलिए एडीए एंजाइम की जो जीन में दिक्कत है, इसीलिए क्या हो गया बेटा, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि एक एससीआईडी एक बीमारी है बेटा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जो कि इम्यूनो की डिफिशिएंसी होने की वजह से हुआ है। ये इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हुई है क्योंकि बॉडी में डब्ल्यूबीसी में जो एक एडीए एंजाइम नहीं होता है, पाया जाता है, वो नहीं है। वो एंजाइम क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जीन डिफेक्टेड है, इसीलिए जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, और इसकी वजह से जो एंजाइम नहीं बन रहा है इसीलिए ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हुआ, एससीआईडी, ठीक है। चलो ये तो हो गई एससीआईडी से रिलेटेड बात, उसको ट्रीट करते हैं हम जीन थेरेपी से। ये जो डिफेक्टेड जीन है इसको हमने ठीक करने की कोशिश की है, ठीक है। तो फर्स्ट सक्सेसफुल केस टू ट्रीट एससीआईडी इज इन अ 4-year-old गर्ल इन 1990। बेटा 1990 में एक 4 साल की बच्ची, 4 साल की एक छोटी बच्ची में 1990 में फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी की गई है, एससीआईडी को पहली बार ट्रीट किया गया है। फर्स्ट सक्सेसफुल केस टू ट्रीट एससीआईडी और फर्स्ट सक्सेसफुल केस ऑफ जीन थेरेपी, सबसे पहली बार जीन थेरेपी सक्सेसफुल हुई है 1990 में एक 4 साल की बच्ची में, और वो जीन थेरेपी किस चीज़ के लिए हुई है, उस बच्ची को एससीआईडी था वो ट्रीट करने के लिए हुई है। तो अगर जीन थेरेपी का पहला सक्सेसफुल केस ये है तो पूछा जाए किस बीमारी के लिए है, तो एससीआईडी बीमारी के लिए सबसे पहला सक्सेसफुल केस 1990 में एक 4 साल की बच्ची में देखा गया है। मैं यहाँ पर आपको वही लिख देती हूँ, ऑफ जीन थेरेपी, फर्स्ट सक्सेसफुल केस ऑफ जीन थेरेपी इज इन अ 4-year-old गर्ल इन 1990 टू ट्रीट एससीआईडी, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एससीआईडी उस बच्ची को था। ये क्वेश्चन बेटा बार बार पूछा जाता है, किस सन में फर्स्ट सक्सेसफुल केस ऑफ जीन थेरेपी हुआ है, एक 4 साल की बच्ची में हुआ है, तो ये आपको एज इट इज़ लाइन याद रखनी है, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि इस किसी को भी अगर एससीआईडी है तो एज अ डॉक्टर आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, एज अ डॉक्टर आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं किसी पेशेंट को अगर एससीआईडी तो उसे ट्रीट करने के लिए। अब आप इन सबको भूल जाओ,
ठीक है, हम 4 तरीके कर रहे हैं, ठीक है। 4 ways to treat SCID in a patient, ठीक है। पहला तरीका क्या है, इस पेशेंट के पास SCID मतलब ADA एंजाइम नहीं है, तुम उसको एंजाइम के इंजेक्शन दे दो, बार बार तो देना ही पड़ेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसकी बॉडी में जो एंजाइम नहीं है हम उसका इंजेक्शन दे देंगे उसकी बॉडी में। जैसे पिछले वाले में हमने क्या किया था, हार्मोन नहीं बन रहा है बॉडी में तो हमने बाहर से हार्मोन दे दिया, तो हम क्या करते हैं, इसका शॉट देकर, ह्यूमुलिन का शॉट देकर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं बॉडी में। हम वो थेरेपी में क्या कर रहे हैं, बॉडी में जो हार्मोन नहीं है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको कभी कभी शॉर्ट में ERT भी कह देते हैं। चलो, ये किसी में भी कर सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं एक बार एंजाइम दे दिया बेटा तो लाइफ टाइम अब ये काम चलेगा, नहीं। एंजाइम तो बार बार यूज जब होता रहेगा, नया एंजाइम का बार बार इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो ये एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन है, ये एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन है, क्योर है, ठीक है। ये परमानेंट क्योर नहीं है SCID का, पर तरीका एक ये भी है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं SCID को सही करने के लिए, पेशेंट है, समझना, पेशेंट है, इसका ब्लड थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालेंगे, इसका WBC थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, WBC लिम्फोसाइट हमने पेशेंट की बॉडी से निकाला, ब्लड निकाला, उसमें से लिम्फोसाइट्स अलग किए और उसमें ADA का जीन इन्फ्यूज़ किया रेट्रोवायरस का यूज़ करके। अब इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को हमने पेशेंट को वापस ब्लड के थ्रू वापस कर दिया। तो अब पेशेंट के पास जो दिक्कत थी कि उसके पास लिम्फोसाइट में ADA का जीन नहीं है, वो आ गया, ठीक है। तो आपने किया क्या आपने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लिम्फोसाइट को जेनेटिकली इंजीनियर्ड बनाया आपने, है ना। तो ये मॉडिफाइड लिम्फोसाइट का आपने यूज़ किया, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पर क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया, पहले वाले में नहीं किया। पहले वाले में तो एंजाइम ही आपने पेशेंट को दिया है, लेकिन ये वाला एप्लीकेशन है और इसी एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। इसी एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। आपने जीन के लेवल पर पेशेंट की थेरेपी की है, दिस इज जीन थेरेपी। बट बेटा WBC, जो WBC है, WBC ऐसा तो नहीं है कि कभी मरेगी ही नहीं, उसका खुद का कुछ लाइफ स्पैन है। तो WBC आर मॉर्टल सेल्स, मॉर्टल सेल्स, या ऐसा बोल सकते हो WBC आर नॉट इमॉर्टल, अमर नहीं है वो। देयरफॉर ये भी क्या है, ये वाला सॉल्यूशन भी क्या है, परमानेंट क्योर नहीं है, टेम्परेरी क्योर है। ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, टेम्परेरी क्योर है। दूसरा सॉल्यूशन भी क्या हो गया, टेम्परेरी हो गया, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन पे आते हैं, थर्ड सॉल्यूशन करते हैं बेटा कि ये WBC वगैरह बनता कहाँ है, ये WBC वगैरह बनता है बोन मैरो में। आप नया जो प्रॉब्लम है पेशेंट में, आप क्या करो, उसको सही बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, जो किसी ऐसे डोनर से लेनी है जिसके पास WBC में लिम्फोसाइट में ADA का जीन है और ADA का एंजाइम बन रहा है। तो थर्ड क्या है, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, उस पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट बोन मैरो की सेल्स भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी और नई सेल्स बनेंगी, एंड देयरफॉर ये भी कैसा सॉल्यूशन है बेटा, टेम्परेरी सॉल्यूशन है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, डोनर मिलने की दिक्कत है, टिश्यू मैचिंग की दिक्कत है, तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, इस वाले प्रॉब्लम के अपने चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं, डोनर का प्रॉब्लम है, टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए, साथ में आप कभी भी ट्रांसप्लांट कराते हो तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए याद करिए हम क्या देते हैं, ये सब कुछ मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए हम क्या देते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। जब हम पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं तो याद करिए क्या हम इसको लाइफ टाइम के लिए देते हैं। तो बेचारा पेशेंट जिसको हमने ग्राफ्ट दिया है, ऑर्गन डोनेट किया है, वो हमेशा एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लाइक
लाइक साइक्लोस्पोरिन है। सभी क्लासरूम के स्टूडेंट्स को ठीक से याद है, ये सब चेन की तरह आपको फटाफट आंसर आना चाहिए। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक साइक्लोस्पोरिन है, जब हम पेशेंट को देते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए देते हैं और उसकी इम्यूनिटी हमेशा थोड़ी वीक रहती है। तो इस वाले सॉल्यूशन के अपने चैलेंजेस हैं और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और फिर आता है बेटा चौथा सॉल्यूशन, फिर आता है चौथा सॉल्यूशन और वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर बच्चे के पैदा होने के पहले ही पता चल जाए, जैसे इंडिया में नहीं पता चल सकता, क्यों नहीं पता चल सकता? क्योंकि हमारे यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस वो नहीं है, बैन हो रखी है। हम यहाँ पर इंडिया में एमनियोसेंटेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में लोगों ने क्या किया, बोला कि अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो कोई बात नहीं, पर लड़का है या लड़की है इसके बेसिस पर उन्होंने एबॉर्शन को ऑप्ट किया कि अगर लड़की है तो एबॉर्शन करा देते हैं, जिससे फीमेल फिटिसाइड के केसेस बढ़ने लग गए थे और एमनियोसेंटेसिस बैन हो गया है। पर जहाँ पर भी अलाउड है वो एमनियोसेंटेसिस करा के, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग CVS करा के, ये सब हमने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में ही, ये सब करा के वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पता कर सकते हैं बच्चे को अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और अगर वो जेनेटिकल डिसऑर्डर इज SCID, ये बच्चे के पैदा होने के पहले ही पता चल जाए, तो अगर हम एम्ब्रियो के स्टेज पर ही उसकी सेल्स में ADA का जीन, SCID है तो हम ADA एंजाइम का जीन तभी पहुंचा देंगे। तो उस टाइम पे तो आपको पता ही है बेटा, सारी की सारी सेल्स क्या होती हैं, सारी सेल्स टोटीपोटेंसी शो करती हैं, मतलब कि हर सेल उन्हीं सेल से डिवाइड करके बॉडी की हर तरह की सेल्स बन पाती हैं। तो उस टाइम पे अगर हमने ADA का जीन दिया तो उस पेशेंट की बॉडी की सारी सेल्स में ये वाला जीन होगा और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। यानी कि ये कैसा क्योर है, ये क्योर है बेटा परमानेंट। दिस इज अ परमानेंट क्योर, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। फिर से रिकॉल करते हैं इसको, एक बार रिवाइज करते हैं क्या किया हमने। अगर किसी पेशेंट को SCID है तो आपके पास 4 तरीके हैं उसको ट्रीट करने के लिए। एंजाइम दे सकते हैं, WBC में आप ADA का जीन इन्फ्यूज करा सकते हैं, आप उसको उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आप जीन थेरेपी कर सकते हैं, ADA का जीन दे सकते हैं। ठीक, ये पहले के जो 3 है, एंजाइम देते हैं टेम्परेरी। अगर WBC में आप ADA का जीन देते हैं तो WBC भी एक टाइम के बाद मर जाएगा और फिर नई सेल्स में फिर से ADA का जीन नहीं होगा, टेम्परेरी। बोन मैरो देते हैं टेम्परेरी, बट अगर आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे ही सेल्स में ADA का जीन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए वो जीन उसके पास होगा और हर सेल में होगा। तो ये वाला बस क्या है, परमानेंट। इसमें से बेटा पहला वाला जीन थेरेपी नहीं है, दूसरा वाला देखो जीन के लेवल पे काम हो रहा है, जीन थेरेपी, जीन का ट्रीटमेंट हो रहा है। तीसरा वाला भी जीन थेरेपी नहीं है, बोन मैरो डोनेट की जा रही है, ट्रांसप्लांट की जा रही है। पर चौथा वाला फिर से क्या है, जीन थेरेपी। तो सेकंड वाला इज जीन थेरेपी एंड फोर्थ वाला इज जीन थेरेपी। एक 3 इसमें से टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। समझ में आ रही है बात? और हमने इस बच्ची में जो पढ़ा है वो कौन से में आएगा, ERT में नहीं आएगा। अब बच्ची 4 साल की है तो पैदा होने के पहले की कंडीशन तो है नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उस बच्ची में जो हम केस पढ़ रहे हैं ये सेकंड वाला केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल केस ऑफ जीन थेरेपी वाज इन अ 4-year-old गर्ल इन 1990 टू ट्रीट SCID बाय दिस मेथड। ठीक है, दिस इज अबाउट जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में आपको इतनी चीजें याद करनी है, मैं हैंड टू हैंड आपको NCERT भी पढ़वाती हूँ जीन थेरेपी की, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। इतनी ही चीज़ें आपको याद करनी है जीन थेरेपी में। अब देखिए इसकी NCERT में क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे साथ में। चलिए, इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरेडिटरी डिजीज। अब ये हेरेडिटरी डिजीज क्या होता है, जो बाई बर्थ हो, हेरेडिटी की वजह से हो, बाई बर्थ। और बाई बर्थ कौन से डिजीज होते हैं बेटा, इन डिजीज को हम क्या कहते हैं, याद दिला दो मैम को फटाफट से। इन्नेट, क्या कहते हैं, इन्नेट। सभी बच्चों को अच्छे से याद है, ये सब क्लास में हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, ये सब जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ है। और इन्नेट डिजीज होते कौन से हैं बेटा, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, जीन्स की वजह से होते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर को। और क्या कहते हैं बता दो फटाफट से, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरेडिटरी डिजीज कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज।
क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? हमने बोला हाँ, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो ठीक कर सकते हैं। जो जीन खराब है उसको निकाल के नया जीन लगा दें तो सही हो जाएगा। पर ये सुनने में जितना आसान है उतना आसान करने में नहीं है बेटा, इसीलिए बहुत कम सक्सेसफुल केसेस होते हैं इसके। एंड रिसर्च का बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें बीमारियों को ठीक करने के लिए। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। किसी बच्चे में या फिर अगर किसी एम्ब्रियो में कोई अगर जीन का डिफेक्ट यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है तो जीन थेरेपी करके उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease। जो सेल्स हैं बच्चे की या एम्ब्रियो की और जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं उसमें वो जीन को इंसर्ट किया जाता है, तो जीन को इंसर्ट करते हैं। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल। हम बाहर से एक नॉर्मल जीन को उस बच्चे में या एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस करा देते हैं और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ दी एंड कंपेंसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। एक बच्चे के पास या एम्ब्रियो के पास एक नॉन फंक्शनल जीन है, ठीक है, अगर ये डायग्नोज होता है तो हम उसके बॉडी में क्या कर सकते हैं, सेल्स में या टिश्यूज में नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दैट्स इट, यही है जीन थेरेपी, नॉन फंक्शनल जीन को, डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना। ठीक है, अब आते हैं द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, क्लिनिकल जीन थेरेपी का मतलब हो गया बेटा कि क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, मतलब प्रैक्टिकली, ठीक है, जो फर्स्ट जीन थेरेपी की गई है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एक एंजाइम है जो WBC में पाया जाता है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है बेटा जो WBC में लिम्फोसाइट में पाया जाता है, वो बच्ची के पास नहीं था। दिस एंजाइम इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, लिम्फोसाइट में, और लिम्फोसाइट आपको मेनली एक्वायर्ड इम्यूनिटी सारी की सारी यही देता है, तो इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। यहाँ पर क्या हुआ है बॉडी में, SCID में ADA का जो जीन है डिलीट हो गया है बेटा, डिलीशन ऑफ द जीन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो जीन नहीं है उसकी जगह नया जीन पहुंचा सकते हैं। इन सम चिल्ड्रन ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाई, एक तरीका दिया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। One of the method can be bone marrow transplantation. In others it can be treated by enzyme replacement therapy. दूसरा solution दिया है, temporary है ये दोनों ही, in which functional ADA is given to the patient by injection. आप कैसे देंगे functional ADA को? Injection के through, enzyme replacement therapy में enzyme को injection के through देंगे। But the problem with both of these approaches that they are not completely curative, और साथ ही साथ ये पूरी तरह से पेशेंट को ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि एंजाइम का इंजेक्शन ही तो दे रहे हैं, अपनी बॉडी में जितना बनना चाहिए उतना तो नहीं बन रहा है, ज़रूरत के हिसाब से तो नहीं बन रहा है, बाहर से दिया जा रहा है तो लिमिटेड क्वांटिटी में दिया जा रहा है, प्लस किसी और का बोन मैरो अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो भी उस पर्टिकुलर पेशेंट को पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकता है। तो ये वाला नॉट कंप्लीट क्योर, और बेटा ये थर्ड वाला भी नॉट अ कंप्लीट क्योर, ये दोनों ही कंप्लीट क्योर नहीं है, और इसमें से 3 टेम्परेरी है। ठीक है, अब देखो आगे। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, अब हम दूसरे वाले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी, बाहर निकाला गया उनको और ग्रो किया गया। अ फंक्शनल ADA cDNA यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर, एक रेट्रोवायरस को यूज करके, ये cDNA क्यों दिया हुआ है बेटा, समझना जिसको नहीं आता है। रेट्रोवायरस एक RNA वायरस है, और इस RNA वायरस को हम कहाँ पहुँचा रहे हैं, हमारी बॉडी में, और हम क्या हैं, डिप्लॉइड हैं, और डिप्लॉइड के साथ साथ हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA का जीनोम है, इसकी बॉडी में पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जब इसमें आएगा, इस बॉडी में आएगा, तो रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं बेटा।
आपने अगर याद हो तो एक कैटेगरी होती है कि भाई जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और कैन बी आरएनए। जिनके पास आरएनए होता है उनको हम राइबो वायरस कहते हैं। राइबो वायरस में भी कुछ तो हैं जो आरएनए ही जीनोम का इस्तेमाल करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल के लिए, पर कुछ हैं बेटा जो अपने आरएनए से पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं, तब जाके वो किसी की बॉडी में सरवाइव कर पाते हैं। तो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड जीनोम है, तो ये आरएनए वायरस आएगा और ये आरएनए वायरस यहाँ से आरएनए है, ये आने के बाद क्या करेगा बेटा, पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या कहते हैं, सी डीएनए। इसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या कहते हैं, सी डीएनए। सी डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए वो डीएनए होता है बेटा जो आरएनए से बनता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो उस नए डीएनए को हम सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। तो हमने रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया और इसके आरएनए से पहले सी डीएनए बनाया और वो फंक्शनल सी डीएनए को हमने इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट। जो पेशेंट का लिम्फोसाइट बाहर निकाला था उसमें हमने सी डीएनए इंट्रोड्यूस कराया। भाई पेशेंट के पास तो डीएनए है, तो रेट्रोवायरस का आरएनए तो इससे जुड़ नहीं जाएगा। आरएनए में पहले हमको सी डीएनए बनने देना होगा। वो सी डीएनए रेट्रोवायरस है। फिर से बोल रही हूँ बेटा, ये सारा कुछ ध्यान से समझना। अगर आपका पीछे बाकी चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप इस लाइन से आगे बढ़ सकते हैं, बट नहीं है तो एक बार देखिएगा। रेट्रोवायरस आपने लिया, रेट्रोवायरस एक आरएनए वायरस है, इसके पास आरएनए है। तो इस आरएनए को जब आप लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कराओगे, जब आप इसको लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कराओगे तो आप लिम्फोसाइट के अंदर आरएनए से पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने दो, क्योंकि लिम्फोसाइट के पास जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ेगा यानी एडीए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, एडीए का सी डीएनए। जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है एक बार फिर से सुनना है, इसको पॉज करके थोड़ा सा रिवर्स करो, फिर से सुनो। आरएनए आया, आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, एडीए का जीन। तो एडीए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी आप पूरा का पूरा क्या है, एडीए का सी डीएनए, तभी तो ये जाके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिम्फोसाइट के डीएनए से जुड़ेगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए तो जुड़ नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया और फिर इसको ले जाके हमने इससे जोड़ दिया। तो इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लिम्फोसाइट्स which are subsequently returned to the patient, और ये नए लिम्फोसाइट को हमने पेशेंट को रिटर्न कर दिया। However, as these cells are not immortal, these cells are not immortal, WBC lymphocyte are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte। ऐसे genetically engineered lymphocyte उसको थोड़े थोड़े टाइम में हमें इन्फ्यूज़ कराने पड़ेंगे। However, if the gene isolate from marrow cells producing aDNA is introduced into cells at early embryonic stages, मतलब कि अगर हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पता चल जाए कि उस एम्ब्रियो में जीन एडीए बनाने वाले जीन की कमी है, तो हमने किसी और की मैरो सेल्स से एडीए बनाने वाला जो जीन है वो निकाल लिया और जो पेशेंट है उसके एम्ब्रियो में डाल दिया, तो इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। सिर्फ यही एक परमानेंट क्योर है बेटा, सिर्फ और सिर्फ यही एक परमानेंट क्योर है। इन चारों में से 4 सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, 2 तो ये हो गए, तीसरा बेटा ये वाला हो गया और चौथा ये वाला हो गया। इसमें से टेम्परेरी 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 एंड परमानेंट, दीज बोथ आर नॉट जीन थेरेपी बट दीज बोथ आर जीन थेरेपी। ठीक है, ये दोनों जो है कंप्लीट क्योर नहीं करते हैं पर ये दोनों कंप्लीट क्योर करते हैं, पर इस वाले में बार बार इन्फ्यूज़ करना पड़ता है हमको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को। पर अगर मान लीजिए कोई एम्ब्रियो है बेटा और इसको SCID है, तो आप कोई नॉर्मल पर्सन, और हमको पता चल गया एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसके बोन मैरो से एडीए का जीन निकाल लो और इसमें इंट्रोड्यूस कर दो एम्ब्रियो में ही, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे अगर आपने ये जीन थेरेपी कर दी तो वो एक परमानेंट क्योर होगा।
ठीक है। तो ये एनसीईआरटी भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं जीन थेरेपी की, दिस इज अबाउट द जीन थेरेपी, ठीक है। सेकंड वाला टॉपिक हमको जो मेडिसिन में करना था ये हो गया इंसुलिन वाला और अगला हो गया जीन थेरेपी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। अब आप इत्मीनान से इसको 2 बार 3 बार सुनिए। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है अगर आप जस्ट अभी क्लास 12th में हैं और पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं, आपके बेसिक्स में आपको लगता है थोड़ी सी दिक्कत है, ये सब चीज़ें मैं बार बार बोल के रिवाइज कराती रहती हूँ, ठीक है। तो आप इसको 2 बार 3 बार सुनिए, इत्मीनान से 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़िए, थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे खुद ही फील होगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। थैंक यू।